कैट्स अपनी बच्चियों के हमरा जॉर्ज टाउन के एक खूबसूरत से इलाके में रिहाइश पजीर थी। बड़ी लड़की की उम्र 12 साल से ज्यादा की थी, जबकि छोटी लड़की शेरोन 90 साल में दाखिल हो चुकी थी। कई साल पहले कैट्स ने अपने शौहर से इख्तिलाफात की बुनियाद पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी, फिर मुकम्मल तौर पर क़त्अ ताल्लुक कर लिया, लेकिन उसने अपनी शफकत और मोहब्बत से बच्चियों को बाप की कमी महसूस तक न होने दी। वो एक बाहिम्मत औरत थी। यही वजह थी कि शौहर की गैर मौजूदगी में भी जमाने के बहाव में और लोगों के साथ शाने से शाना मिलाकर वो चल रही थी। उसे अपने आप पर मुकम्मल एतमाद था, इसलिए उसने शौहर से अलहदगी के बाद भी किसी का हाथ पकड़ना गवारा नहीं किया। एक रात जब कैट्स गहरी नींद सो रही थी कि एक आवाज से उसकी नींद टूट गई। बेदारी की हालत में उसे वो आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वक्फे वक्फे से कोई चीज उसके मकान के ऊपरी हिस्से पर गिर रही हो। वो खौफजदा होने के बजाय उस आवाज की हरकत का पता लगाने चल पड़ी। पहली मंजिल पर उसकी छोटी लड़की शेरोन का कमरा था। खुद उसका कमरा नीचे हिस्से में था। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। आहिस्ता से शेरोन के कमरे का दरवाजा खुला तो सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। उसने सर्दी से कांपते हुए बिजली रोशन की और खिड़की की तरफ बढ़ी, क्योंकि खिड़की के दोनों पट खुले हुए थे। कैट्स खिड़की बंद करने के बाद जेरे लब शेरोन को बुरा भला कहने लगी, क्योंकि उसकी बेपरवाही की वजह से न सिर्फ खिड़की खुली रह गई थी, बल्कि सर्द हवाओं के बावजूद वो बगैर कंबल के अपने बिस्तर पर सिमटी पड़ी हुई थी। वो आवाज जिसने उसे बेदार होने पर मजबूर कर दिया था अब बंद हो चुकी थी, इसलिए वो इत्मीनान से लाइट ऑफ करने के बाद कमरे से बाहर निकल आई और आहिस्तगी से शेरोन के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दूसरी रात फिर उसकी नींद टूट गई। उस बेदारी की वजह भी अनजानी आवाज ही थी, लेकिन आज उस पर कुछ झल्लाहट सवार हो गई थी। उसे शेरोन पर सख्त गुस्सा आ रहा था। गालिबन आज भी उसकी बेएहतियाती की वजह से खिड़की खुली रह गई। उस झल्लाहट के आलम में जब वो शेरोन के कमरे में पहुंची तो खिड़की खुली नजर आई। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी सर्द हवाएं कमरे में गश्त कर रही थी, जबकि शेरोन बगैर कंबल के अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। कैट शेरोन के कमरे की खिड़की बंद करने और उसे कंबल उड़ाने के बाद जब उसके कमरे से बाहर आई तो उसे वही आवाज दोबारा सुनाई दी और फिर बार बार आवाज की गूंज बढ़ती गई, लेकिन अब वो आवाज आ रही थी स्टोर से। कैट्स ने कुछ देर तो गौर किया। आखिरकार उस आवाज की वजूहात जानने के लिए उसने स्टिक से 2 छत्ती का ढक्कन नुमा दरवाजा उठाया। अब वो स्टोर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ने से पहले उसने बल्ब रोशन करने के लिए जब बटन दबाया तो बल्ब ने जलने से इनकार कर दिया। आवाज मुसलसल आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज वक्फे वक्फे से गिर रही है, या कभी यूं महसूस होता कि घसीट रही है। लेकिन ये आवाजें कैट्स को खौफजदा करने में नाकाम रही। कुछ देर बाद कैट्स कैंडल लिए स्टोर में उन आवाजों का सुराग ढूंढ रही थी। आवाजें अब भी आ रही थी, लेकिन अब दरमियानी वक्फा कुछ बढ़ गया था। कैट्स चारों तरफ घूम फिर कर देखती रही, लेकिन वो ये समझने से कासिर रही कि ये आवाजें क्यों और कहां से आ रही हैं, क्योंकि कैंडल की रोशनी पूरे स्टोर का अंधेरा दूर करने में नाकाम रही। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई। कैट्स को कुछ मालूम ना हो सका। वो उलझी हुई नजरों से चारों तरफ देखते हुए वापस आ गई। उसने सोचा कि दिन की रोशनी में स्टोर का जायजा लेगी और बल्ब भी तब्दील करा लेगी, लेकिन दूसरे दिन मसरूफियत के बाइस ये बात उसके जहन से निकल गई। दूसरी सुबह जब कैट्स बेदार हुई तो खादमा कालीन की धुलाई कर रही थी। रात उसके जहन पर काफी बोझ रहा था, इसीलिए नींद भी पूरी तरह नहीं आ सकी थी। उसने खादमा से शेरोन के मुतालिक दरियाफ्त किया, लेकिन उसके जवाब से पहले ही शेरोन की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर चीखों में इजाफा होता चला गया। कैट सीढ़ियां फिलांगती हुई शेरोन के कमरे की तरफ लपकी। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। जो कुछ भी उसने देखा वो उसे खौफजदा करने के लिए बहुत काफी था। शेरोन अपने बिस्तर पर बुरी तरह उछल रही थी, बल्कि उसका बेड भी बुरी तरह से हिल रहा था।
शेरोन के खौफजदा होने की वजह भी यही थी। कैट्स ने बिस्तर पर छलांग लगाई और शेरोन को अपने सीने से चिमटा लिया। कुछ देर बाद बेड अपनी जगह पर साकित हो गया, लेकिन कैट्स अब बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। दूसरे दिन कैट्स ड्राइंग रूम में फिक्रमंदी के साथ बैठी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फूल सी बच्ची को कौन सी बीमारी लाहक हो गई है। डॉक्टर शेरोन के कमरे में उसका मुआयना कर रहे थे। अभी वो सोचों में गुम थी कि डॉक्टर शेरोन का मुआयना करने के बाद वापस ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। डॉक्टर को देखते ही कैट्स बेचैनी से खड़ी हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शेरोन के नर्वस सिस्टम में कुछ फर्क आ गया है, लेकिन अभी ये बात मैं पूरे वसूख से नहीं कह सकता हूँ। मैं अपनी हतमी राय मुख्तलिफ टेस्ट कर लेने के बाद ही दे सकूंगा। अगर आप इजाजत दें तो शेरोन को हॉस्पिटल ले जाया जाए। मेरी तरफ से इजाजत है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। कैट्स ने शेरोन को हॉस्पिटल पहुंचाने पर देर नहीं की। वहां उसके दिमाग के हर जाविये से एक्सरे लिए गए, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी करवाए गए, लेकिन उसके बावजूद माहिरीन कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। शेरोन को हॉस्पिटल से रुखसत कर दिया गया, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स रोक ली गई ताकि मुकम्मल तौर पर एनालाइज किया जा सके। शायद कोई ऐसी बात समझ में आए जो अब तक नजरों से पोशीदा है। यही वजह थी कि मेज पर एक्सरे स्क्रीन पर शेरोन के तमाम एक्सरे और रिपोर्ट्स मौजूद थीं और मेज के गिर्द माहिरीन खड़े अपनी राय का इजहार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी उसके मर्ज को नहीं समझ सका था। उसी वक्त फोन पर उन्हें इत्तला दी गई कि शेरोन को दोबारा दौरा पड़ा है। डॉक्टर जिस वक्त कमरे में दाखिल हुए, शेरोन के मुंह से खौफजदा चीखें निकल रही थी और वो मशीनी अंदाज में बिस्तर पर उछल रही थी। शेरोन के उस मशीनी अमल को देखकर डॉक्टरों के पांव दरवाजे पर जम गए। शेरोन की दिलखराश चीखों से कमरा गूंज रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सख्त अजियत से दो चार है। यकायक शेरोन की आवाजों में तब्दीली शुरू हो गई। अब उसके मुंह से मर्दाना और करख्त आवाज निकलना शुरू हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां चढ़ गईं। फिर यकायक वो बिस्तर पर घुटने टेक कर खड़ी हो गई। उसने गुर्राते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। वो डॉक्टर से मुखातिब थी। उसकी गुर्राती हुई आवाज में मर्दाना और जनाना दोनों आवाजों का मिलाप था। डॉक्टरों ने उन बातों को नजरअंदाज करते हुए शेरोन को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। उसके साथ ही शेरोन के मुंह से दोबारा चीखें निकलनी शुरू हो गई, लेकिन वो चीखें भी मिली जुली आवाजों में थीं। एक डॉक्टर ने तेजी से आगे बढ़कर उसके बाजुओं में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और वो बेहोश होकर माहौल से बेगाना हो गई। कैट्स रिपोर्टिंग रूम में बेचैनी से टहल रही थी। शेरोन की चीखें यहाँ भी वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। उन चीखों से उसका कलेजा फट रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा हुआ था। अब वो कैसी है? डॉक्टर से उसने पूछा। सो रही है। डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? हम अब भी कोई बात तस्दीक से नहीं कह सकते हैं। आप अब भी कोई बात नहीं कह सकते हैं? कैट्स की आवाज गुस्से से कदरे बुलंद हो गई थी। कहीं ऐसा ना हो आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी नाअहलियत का साफ तौर पर एतराफ क्यों नहीं कर लेते? मोहतरमा, अगर बात सिर्फ मेरी नाअहलियत की होती तो शायद मैं इसे तस्लीम भी कर लेता, लेकिन आप इन बेशकीमत और तरक्की याफ्ता मशीनों को क्या कहेंगी जिनकी मदद से शेरोन के टेस्ट लिए गए हैं? कैट्स जवाब में खामोश रही। वो बहुत परेशान थी और वो फिर अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने अब भी उसको कोई वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया था। शेरोन की हालत कैट्स के बहुत सारे दोस्त जानते थे। उसके दोस्तों में एक मुसलमान दोस्त भी थी, और जब उसने शेरोन की यह हालत देखी तो समझ गई कि उसके साथ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई आसेबी साया है। आसेब का चक्कर है जिसकी वजह से शेरोन ये बातें कर रही है। उसने झिझकते हुए कैट से कहा, अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जॉर्ज टाउन में ही एक बहुत बड़े आमिल साहब रहते हैं। अगर तुम उन पर यकीन रखो तो वो तुम्हारी बेटी का इलाज बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। कैट्स उस वक्त तो बहुत हिचकिचाई, क्योंकि मजहब जो उसका मुख्तलिफ था, लेकिन अपनी बेटी की वो हालत देखकर
اس نے سوچا میں اپنی دوست کی مدد لے لیتی ہوں، اور پھر عامر صاحب کو گھر میں بلایا گیا۔ کیرش کی دوست نے ان اسکالر سے مل کر انہیں تمام صورتحال بتائی، اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ شیرون کے ساتھ کسی بری روح کا سایہ ہے جو اس گھر میں عرصے سے رہتی تھی، اور وہ کوئی مرد اور عورت ہے۔ اگلے روز اسکالر کیٹس کی دوست کے ساتھ شیرون کے ہاں پہنچ گئے۔ شیرون بدستور بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کیٹس بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنی بچی کی حالت دیکھ کر سخت دکھ ہو رہا تھا۔ پھول سی شیرون مرجھا کر زرد ہو گئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور جیسے ہی عامر صاحب کمرے میں داخل ہوئے اس نے گھور کر ان کی طرف دیکھا۔ عامر صاحب نے بغیر ڈرے ہوئے اس کے قریب آ کر ایک بوتل کا منہ کھولا اور اس میں سے پانی نکال کر شیرون پر چھڑکنا شروع کیا۔ پانی کے پڑتے ہی شیرون کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کئی آدمی کرب کی حالت میں چیخ رہے ہیں۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس سے سوال کیا، کون ہو تم؟ کوئی نہیں، تکلیف میں ڈوبی ہوئی شیرون نے اینٹتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا جسم اکڑ رہا تھا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ میں کوئی نہیں ہوں میں۔ اس دفعہ آواز رک رک کر اور تکلیف میں ڈوبی ہوئی نکل رہی تھی۔ ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جواب دینے والے کے علاوہ بھی کچھ لوگ تکلیف سے چیخ رہے ہیں۔ عامر صاحب اس کے سرہانے بیٹھ چکے تھے اور قرآن مجید کھول کر قرآنی آیتیں پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآنی آیتیں سورہ پڑھنا شروع کی، شیرون کے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو۔ پھر جب وہ اس جملے پر پہنچے، اے اللہ، ہمارے اور انسانیت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یہ شیطان اس بچی کے جسم سے نکل جائے، تو شیرون نے چیخنا بند کر دیا۔ اب اس کے منہ سے چیخوں کے بجائے گالیاں نکل رہی تھی۔ وہ غضبناک انداز میں عامر صاحب کو دیکھ رہی تھی اور اس کی رسیاں کھلنا شروع ہو گئی۔ اس کی گردن یکایک مڑ کر پیچھے کی طرف چلی گئی اور پھر خود سے واپس آ گئی۔ وہ جو بھی شیطان اس کے اندر تھے وہ اس کو مار دینا چاہتے تھے۔ عامر صاحب نے وہی پانی جس پر قرآنی آیتیں دم کی ہوئی تھی اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک چھڑکتے رہے جب تک اس کے جسم سے وہ گناہگار روحیں نہ نکل جائیں، اور پھر شیرون نے ایک چیخ ماری اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے جسم سے وہ میاں بیوی، ان کی گناہگار بدروح، بری روح نکل چکی تھی۔ شیرون کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ عامر صاحب نے کیٹ سے کہا کہ آپ کو جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ روحیں واپس آئیں گی، وہ ضرور بدلہ لینے آئیں گی۔ اس وقت تو وہ نکل چکی ہیں، لیکن اب کی بار وہ جو آئیں گی تو اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ جان لے کر جا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ جلد سے جلد یہ آسیبی گھر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی بچی کی جان اب تو بچ گئی ہے، دوسری بار وہ شاید اس کی جان لے کر ہی جائیں۔ اور پھر کیرش نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ ایسا گھر تھا جس نے اس کی بچیوں کو بہت دکھ دیا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کو یاد آتا ہے اب بھی وہ آسیبی، وہ خطرناک، وہ بھیانک گھر، جہاں اس کی کمسن بچی پر دو میاں بیوی کی روح قبضہ کر چکی تھی۔ کیٹس اپنی بچیوں